चलिए सर, क्लॉज 6 की जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, राइट। क्या कहता है, पहले तो लिखना कैसे, ये बात याद रखिएगा। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ये जरूर आपने जो है बात याद रखनी है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मांगेंगे अगर वो क्या करता है, सॉलिसिट करता है। क्या सॉलिसिट करता है? सॉलिसिट करता है सर कोई भी क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को। कैसे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू CAPI, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। ओके अच्छा जी। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से को अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोफेशनल वर्क के लिए। अच्छा जी। देन उसके बाद क्या हम टेंडर्स की इंक्वायरीज जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या फिर और कोई इंक्वायरीज जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? सो डिपेंड्स, एक्सक्लूसिव एरिया है या फिर सर अदरवाइज है। अगर एक्सक्लूसिव एरिया है तो मिनिमम फी प्रिस्क्राइब है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अदर एरियाज में सर इट इज़ कंप्लीटली अलाउड। और साथ साथ में सर हम लोग जो है कोई अगर हमें अमाउंट डिपॉजिट करने को भी बोला जा रहा है टेंडर्स वगैरह में तो हम लोग वो भी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अर्नेस्ट मनी हो या कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ क्लॉज 6 यहीं पे खत्म नहीं होता। क्लॉज 6 में सर उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट को लेके और साथ साथ में इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन वेबसाइट को लेके। तो जब मैं बात करता हूं सर एडवर्टीजमेंट को लेके तो जनरल रूल जो है नॉट अलाउड है, लेकिन हाँ आप पार्टनरशिप में अगर कोई बदलाव है तो वो आप डेफिनेटली जो है न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। कम ऑन, बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एरिया का ध्यान रखना है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और साथ साथ नंबर ऑफ इंसर्शंस। ये सारी बातें आपको क्लास में समझाई गई हैं, प्लीज़ यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सर कि इंस्टीट्यूट के जर्नल में हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। येस, आप प्रोफेशनल वर्क शेयर करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं या फिर आप सर कोई इंप्लॉइज ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि भाई साहब कोर प्रिंसिपल याद रखिए, किसी भी तरह से जो है सॉलिसिटेशन नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल वर्क की या क्लाइंट की, ये कोर प्रिंसिपल याद रखिएगा। सो इसके अंदर सर अकाउंटेंट का नाम डाल सकते हैं, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एटसेट्रा जो है वो डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या आप एम्पेनलमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? आंसर इज येस, आप अपना नाम जो है एम्पेनलमेंट के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये पता करने के लिए आप रोविंग क्वेरीज नहीं भेज सकते कि कोई पैनल है या नहीं। आपको पता है पैनल है तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि हमारा नाम पैनल में जो है वो आप रख दीजिए, ये आप कर सकते हैं। ओके अच्छा, क्या सर आप अपनी फीस कोट कर सकते हैं? अगर सामने से कोई इंक्वायरी आई है, जिस काम के लिए इंक्वायरी आई है आप उसके लिए फीस कोट कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और काम के लिए फीस जो है वो कोट नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट पॉइंट आते सर टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या नाम डलवा सकते हैं? आंसर इज यस, टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम डलवा सकते हैं, बिल्कुल डलवा सकते हैं। याद रखिएगा कि सर अलग से सेक्शन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बना है जहां पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है, आप वहां पे डलवाइए अपना नाम। दूसरी बात, अपनी देखिए किस जगह की वो डायरेक्टरी है। ऑब्वियसली सर आप वहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तभी आप उस डायरेक्टरी में अपना नाम डलवा सकते हैं। ये बोल्डर वैसे वर्ड गलत है, आईसीआई यूज़ करते हैं अपनी गाइडलाइन में, बोल्ड होना चाहिए। तो बोल्ड नहीं होना चाहिए, बॉक्स नहीं होना चाहिए, बेसिकली किसी भी तरह से हाईलाइट जो है वो नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ओके देन उसके बाद किसी भी, अगेन कोर प्रिंसिपल वही है कि सर किसी भी तरह से सॉलिसिटेशन ना लगे किसकी, प्रोफेशनल वर्क की या क्लाइंट की। अच्छा जी। देन उसके बाद पेमेंट जो है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, यानी जो सबसे चार्ज हो रही है वही आपसे चार्ज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कवर करा ही दिया कि सर कहाँ तक वो जो है लिमिटेड होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। उसके बाद फाइनली क्या आप आस्क मी सर्विसेज वगैरह या फिर आप ऑनलाइन जगहों पे भी अपने ऑनलाइन डायरेक्टरीज वगैरह वहाँ पे भी अपना नाम रख सकते हैं, बिल्कुल रखवा सकते हैं, कोई दूर दूर तक दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्या आप बुक पब्लिश कर सकते हैं? आप बिल्कुल करिए सर, ऑथर बनिए, लेकिन उस बुक के अंदर अपना कोई रिलेशन किसी भी फॉर्म से मत दिखाइए, अदरवाइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। अच्छा जी। क्या ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन वगैरह जो होते हैं मैरिज के या और जो रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह होती है, ऑफिस का इनॉग्रेशन वगैरह कुछ होता है, तो उस पर जो आप ग्रीटिंग कार्ड और इन्विटेशन वगैरह देते हैं, क्या उस पर आप डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर सकते हैं? यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में एक बात और याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा कि भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, नेम ऑफ द फर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिर्फ होनी चाहिए अपने जो भी मेंबर है उसके क्लोज फ्रेंड्स को, मेंबर्स को और रिलेटिव्स को। अच्छा जी। रोविंग इंक्वायरीज बिल्कुल मना है, प्रोहिबिटेड। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 एटसेट्रा। तो याद रखिएगा, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 144 सबसेक्शन 4 के अंदर जो है ऑडिटर के पास एक राइट होता है, राइट ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन। कब होता है? जब सर जी शेयर होल्डर्स जो है स्पेशल नोटिस देते हैं कंपनी को कि हमें इसे ऑडिटर नहीं रखना या इसकी जगह किसी और को रखना है, तो उस केस में ऑडिटर के पास एक राइट होता है रिप्रेजेंटेशन का। ऑडिटर सर उस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एक डिग्निफाइड, वर्ड याद रखेगा, डिग्निफाइड मैनर में यूज करेगा। वो किसी भी तरह से अननेसेसरी पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश नहीं करेगा, वो किसी भी तरह से शेयर होल्डर्स को सॉलिसिट करने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझे रखिए। वो एक डिग्निफाइड मैनर में बता सकता है कि सर मैंने अपना ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंटली और कॉन्शियसली जो है वो करने की पूरी कोशिश करी थी, एंड इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो अगर शेयर होल्डर रीअपॉइंट करना चाहते तो मैं
डेफिनेटली सर्व करने के लिए तैयार हूँ। डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए, अननेसेसरी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए और किसी को भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करने। अगर ऐसा करते हैं तो 140 सबसेक्शन 4 के बाद सर ट्रिब्यूनल तो आपके ऊपर एक्शन ले ही सकता है। यहाँ पे सर आपके ऊपर जो आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एक्शन ले लेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क, आपको किसी ने इंट्रोड्यूस कराया किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और आप भी सीए हैं, वो भी सीए थे, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया किसी और कंपनी से, ऐसा मान के चलिए। अब वो कंपनी का सर पहले, बल्कि मैं इसको डायग्राम से बना के दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए, ये है CA1, ये है CA2। CA1 ने CA2 को इंट्रोड्यूस कराया XYZ से। XYZ का कोई असाइनमेंट जो है CA1 कर रहा था, अब XYZ वो असाइनमेंट जो है CA2 को देना चाहती है, तो सर CA2 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इवन XYZ अब कोई भी काम जो है वो देना चाहती है CA2 को, तो CA2 को बोलना चाहिए ऐसे मत आओ, आप हमारे पास आओ सर जी थ्रू CA1, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अच्छा जी, तो ओरिजिनल वर्क की बात हो गई हमारी और एक्स्ट्रा वर्क की बात हो गई। पब्लिक इंटरव्यू दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, नाम अपना ही बताइए, फर्म का ही बताइए, लेकिन कोर प्रिंसिपल वही है कि सॉलिसिटेशन जो है और कॉन्फिडेंस, सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क और क्लाइंट जो है नहीं होना चाहिए, किसी तरह की पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या मेंबरशिप बॉक्स नंबर्स के थ्रू जो है अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। बॉक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लास में समझा दिया था। अब जल्दी से चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्या इंस्टीट्यूट सर किसी तरह की कोई बंदिश लगाता है कि वेबसाइट बना सकते हो? नहीं, आंसर इज नो। आप सर वेबसाइट बनाने के लिए फ्री है। कोर प्रिंसिपल फिर से वही है सर, किसी भी तरह से सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क जो है वो नहीं होना चाहिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्लाइंट की है उसकी सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, कलर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मॉडल पुल मॉडल, याद कीजिए क्लास में बताया था, पुल मॉडल पे जो है वो चलनी चाहिए। और अगर सर कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्कुलेट करना चाहिए वो भी पुल रिक्वेस्ट पे चलनी चाहिए, वो किसी भी तरह के ईमेल या ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन के थ्रू, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जो है वो क्लाइंट के पास नहीं जानी चाहिए। अच्छा जी, क्या हम वेबसाइट का नाम अपनी स्टेशनरी पे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अलाउड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि साहब आप जो है फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लगी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आप क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज आप डिस्क्लोज तब करेंगे, मेरे साथ, क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज आप डिस्क्लोज तब करेंगे जब वो किसी ना किसी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसा करते समय आप लोग जो है ये नीचे एक नोट भी देंगे कि दिस वाज रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेटर अंडर दिस लॉ और अंडर दिस रूल और अंडर दिस डायरेक्शन। ये आपको इटैलिक्स में जो है वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज सर आप लोग जो कभी भी नेम ऑफ क्लाइंट और फीस जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लोगो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ्स के मैंने बता दिया कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल सकते हैं। क्या वेबसाइट पे आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हैं? यस। बुलेटिन बोर्ड? यस। चैट रूम? यस। बट एक बार याद रखिएगा, चैट रूम में सर किसी भी तरह का जो है पुश मॉडल नहीं होना चाहिए, वो भी सर पुल मॉडल पे जो है काम करना है। और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल चलना चाहिए। वेबसाइट पे या अपनी ऑफिस स्टेशनरी पे आप अगर अपनी वेबसाइट के आगे लिख देते हैं विजिट अवर वेबसाइट, तो वो भी एक तरह का सॉलिसिटेशन जो है वो माना गया है। उसमें भी आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चक्कर में जो है वो डाल दिया जाएगा। क्या आप ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं? यस। क्या आप सर्च इंजन पर अपने आपको लिस्ट कर सकते हैं? यस। कीवर्ड्स जो है वो सर ऐसे होने चाहिए जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, इंडियन सीपीए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देयर टू। ऐसा नहीं लिखेंगे इनकम टैक्स एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट इन फरीदाबाद, इनकम टैक्स एक्सपर्ट फरीदाबाद, ना। एडवर्टीजमेंट सर किसी भी तरह से जो है अलाउड नहीं है। आपकी वेबसाइट पे आप किसी की भी ऐड जो नहीं लगा सकते हैं। एड्रेस वेबसाइट का आपकी फर्म नेम से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अगेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए जीएसटी करा लो .com, इनकम टैक्स करा लो .com, मैं हूं सबसे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट .com, कौन बनेगा इनकम टैक्स का एक्सपर्ट .com, ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। एंड यस, आपकी वेबसाइट पे जो है जरूर लिखा होना चाहिए कि सर कब तक वो अपडेटेड है। आपको आईसीए को इंटीमेट करने की ये जरूरत नहीं है कि कब आपने वेबसाइट बनानी शुरू करी, कब आपकी वेबसाइट कंप्लीट करी। हाँ, जब आप अपनी एनुअल मेंबरशिप फीस पे कर रहे होते हैं तो उस केस में जो है आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं और वो वेबसाइट का नाम इंस्टीट्यूट अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। उस वेबसाइट के नाम को सर इंस्टीट्यूट जो है मेंबर्स के साथ शेयर भी करेगा। उस नाम को जो है इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स के साथ शेयर भी करेगा, जो मेंबर्स की डायरेक्टरी या रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके थ्रू। एक बात याद रखिएगा कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम इंस्टीट्यूट को नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं ले सकता। नॉन कंप्लाइंस के लिए बिल्कुल ले सकता है साहब, आपने बताया हो या ना बताया हो। हाँ, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़िएगा, आपको इंस्टीट्यूट को बताने की जरूरत नहीं है कंप्लीशन पे या स्टार्टिंग करते समय कि भाई वेबसाइट जो है कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और मैंने आपके साथ कवर किया था क्वेश्चंस के थ्रू, और वो था लिंक वाली बात। तो क्या हम अपनी वेबसाइट पर लिंक दे सकते हैं? आंसर इज यस। हम लोग से अपनी वेबसाइट पर लिंक दे सकते हैं आईसीआई का, उसकी रीजनल काउंसिल का, उसकी ब्रांचेस का, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट का और अदर प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि एआईसीपीए और अपना वेल्स एंड इंग्लैंड वाला इंस्टीट्यूट या फिर कनाडा का इंस्टीट्यूट या फिर ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट। इन सब बॉडीज के सर हम लोग जो है लिंक वहां पे डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन सर वहां पे हम किसी और तरह के लिंक्स जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये था सर आप लोगों का क्लॉज 6 10 मिनट के अंदर सर जो हमने ये रिवाइज कर लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को और क्या रिवाइज करवाना है। चलिए जी, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।